गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्कार आप सभी को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? हिमानी, देवव्रत, विष्णु, ब्रजेश, दीपक, सुजीत बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज़ साफ साफ पहुंच रही है। अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो एक बार आप बताएंगे। बढ़िया है भाई, एकदम फर्स्ट क्लास है। निखिल, दुर्गेश, अभिनव, जिया, शिव प्रताप, दीपक, जिया मौर्या, भूपेंद्र कुमार, इकरम अख्तर। बच्चा कह रहा क्लास नहीं चल रही है। आई होप कि अब आपकी क्लास चल गई होगी। ऑल गुड भी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। गुड इवनिंग आकाश, आदर्श, सभी को। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, एक क्लास हम जो है ऑप्टिक्स की ले चुके हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को जो पिछली क्लास में हमने बताया था, लास्ट क्लास जो आपके साथ हुई थी ऑप्टिक्स की, वो आपको ध्यान होगा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें हमने नहीं की थी लास्ट क्लास में। बस मैंने आपको ये बताया था कि भाई रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम मैंने बताया था सब तरह के मिरर पे काम करेंगे। आपके पास प्लेन मिरर हो, समतल दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, कनकेव, कॉन्वेक्स, कोई सा भी मिरर हो, रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो सभी मिरर पे काम करते हैं। और आपको ये बताया गया था कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्रकाश की किरण आएगी उसे इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहेंगे। जो टकरा के जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहेंगे। ये हमारा नॉर्मल अभिलंब है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आर है। लेकिन ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो दर्पण के साथ में एंगल बनाती हैं उसे हम ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात सभी बच्चों को ध्यान है, आप सभी पढ़कर आए हैं। एक बच्चा कह रहा है कि साफ नहीं आ रही, हमसे क्लास रुक गई है, नहीं चल रही। एक सेकंड भाई, क्लास तो चल रही होगी मेरे हिसाब से। कुछ बच्चे कह रहे क्लास नहीं चल रही है। लाइव है, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, एक आध बच्चे की नहीं चल रही होगी, अब कह रहे हैं सब चल गई है, चल गई है। देखो ये बेटा मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूं आपको ऑप्टिक्स की, प्रकाशिकी की। तो जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं ली है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप पहले पिछले वाली क्लास को देख कर आए, तभी आप इस वाली क्लास को समझ पाएंगे, है ना। वॉइस में एक बार चलो दोबारा से कर देता हूं। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि बीच में रुक गई थी, अब चल रही है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो अब चलो बेटा, आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज है 15 जुलाई 2025, शाम के बजे हैं 7:49। ठीक है। अब 3-4 मिनट जो मैंने आपको बताया पिछली क्लास का, मैंने हल्का सा रिवीजन किया कराया आपको। अब बिल्कुल शांत होकर यहां पे समझेंगे। डाउट जब मैं कहूंगा तब आपको पूछने हैं, अभी केवल चीजों को ध्यान से समझो, ठीक है। देखो बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, एक क्वेश्चन जो है मैं इससे आप स्टार्ट करूंगा आज की क्लास। ये बेटा मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, ठीक है। अभी जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, जो हमारे घरों में दीवार पर चिपका होता है, जिसमें आप डेली अपनी शक्ल देखते हैं, या ड्रेसिंग टेबल में आपके घर में लगा हुआ है, या जिसके सामने खड़े होकर आप ब्रश करते हैं घर में, ये प्लेन मिरर समतल दर्पण है। बट देखो जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, इसकी खास बात क्या है, अगर आप इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालेंगे, समानांतर किरणें डालेंगे, पैरेलल किरणें डालेंगे, तो आपको देखो देखने को क्या मिलेगा कि आपने इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल किरणें डाली, तो जिस पॉइंट पे प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो मैंने आपसे कहा था जब भी प्रकाश की किरणें किसी सरफेस पर, किसी सतह पर टकराएं, आप वहां पर एक नॉर्मल अभिलंब खींच लेना। तो यहां पे आपने एक नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पे नॉर्मल खींच लिया। अच्छा, आप सभी को ये पता है कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। अगर ये लाइट 20 डिग्री पर आई है
तो आप कहेंगे सर ये 20 डिग्री पर ही जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये आने वाली किरण नॉर्मल के इस तरफ है तो जाने वाली इस तरफ होगी। अगर ये रे 20 डिग्री पर आई है तो 20 डिग्री पर जाएगी। तो ऐसे बेटा ये भी होगा, ये रे भी जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर ही जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास में प्लेन मिरर समतल दर्पण है तो इस प्लेन मिरर की खास बात क्या है कि अगर इसके ऊपर प्रकाश की समानांतर किरणें टकराएं तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल समानांतर ही रहेंगी। आते समय भी किरणें पैरेलल हैं, टकराते समय भी पैरेलल ही हैं। तो आप इसे देख के मुझे बताओ कि जो मैंने प्लेन मिरर आपके सामने बनाया है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसका आपको आंसर देना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो समतल दर्पण है प्लेन मिरर, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको बताना थोड़ा दिमाग लगाकर कि अगर आपसे कोई कहे कि प्लेन मिरर जो है कन्वर्जिंग है, प्रकाश की किरणें कन्वर्ज करने वाला, इकट्ठी करने वाला, या डाइवर्जिंग है, तो कनके मिरर कन्वर्जिंग अभिसारी दर्पण है कि अपसारी। कन्वर्जिंग अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणें इकट्ठी करने वाला, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है प्रकाश की किरणें डाइवर्ज करने वाला, फैलाने वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग, ये अभिसारी है कि अपसारी, तो आप किस पर टिक लगाएंगे ये बताओ। अगर आपसे मैं कहूं कि जो प्लेन मिरर है, जो समतल दर्पण है, इसे मैं अभिसारी दर्पण प्रकाश की किरणें इकट्ठी करने वाला कहूं या अपसारी प्रकाश की किरणें फैलाने वाला, ये कन्वर्जिंग लग रहा है कि डाइवर्जिंग लग रहा है? जिया मौर्य, दिनेश, इन सबको हो गया एकदम गलत। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, निखिल ने। तो जितने बच्चे इसका आंसर ए या बी बता रहे उन सबका गलत है बेटा। इसका आंसर है कि सर ना ये कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है, ना ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता ना फैलाता है। सब कुछ आपके सामने है। भाई एक चीज बताना, ये प्रकाश की पैरेलल रे समानांतर किरणें आई और टकराने के बाद भी तो पैरेलल ही हैं। ये प्रकाशीय किरणों को इसने डाइवर्स थोड़े ना कि आप बी ऑप्शन बता रहे हो कि इसके ऊपर किरणें टकराई और डाइवर्स हो गई, दूर दूर फैल गई, ऐसा तो इसने कुछ किया ही नहीं। ये मिरर ऐसा भी नहीं कर रहा है कि इसके ऊपर एक किरणें टकराई और टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर जाकर मिल गई, जो कन्वर्जिंग कह रहे हो। तो आपको बोलना है कि सर ये ना कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है, ना ये अभिसारी है ना अपसारी है। किरणें जैसी आई बिल्कुल टकराने के बाद वैसी की वैसी हैं, ना दूर दूर फैली हैं, ना एक ही पॉइंट पर आकर मिल गई हैं। तो हम बोलेंगे कि ना ये कन्वर्जिंग है ना ही डाइवर्जिंग है, ना प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है ना ही फैलाता है। तो यहां पे लिखेंगे हम प्लेन मिरर इज नाइदर कन्वर्जिंग नोर डाइवर्जिंग। ठीक है, समतल दर्पण न तो अभिसारी है ना ही अपसारी है। समतल दर्पण न तो अभिसारी है और न ही अपसारी। नाइदर कन्वर्जिंग नोर डाइवर्जिंग। तो बेटा एक तो आपको ये नहीं कि ऑप्शन देखते ही आपको किसी पर टिक लगाना ही है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि डाइवर्ज का मतलब क्या, किरणों का फैल जाना, डाइवर्ज होना दूर जाना, कन्वर्जिंग होने की इकट्ठा हो जाना, तो आप देखते किरणें जैसी आई हैं टकराने के बाद बिल्कुल वैसी हैं। जितना गैप पहले था उतना ही अभी भी है। ऐसा तो है नहीं कि किरणें बहुत दूर दूर भाग गई हो कि आप इसे बी ऑप्शन बता रहे हो, ना ऐसा है कि चिपक गई हो एक ही पॉइंट पे आप इसे कन्वर्जिंग कह रहे हो। तो जितने बच्चे इसका आंसर जो बता रहे थे कि सर कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब है कि उन बच्चों ने पढ़ाई बहुत बढ़िया से की है, तो उन्हें बिल्कुल ठीक आंसर इसका पता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब आप कहेंगे सर ये प्लेन मिरर जो है ना किरणें कन्वर्ज कर रहा ना ही डाइवर्ज कर रहा। ठीक है, रे पैरेलल ही चली गई। लेकिन आपको एक बात ये पता है कि अगर आप ट्रेन की पटरियां देखो ट्रेन की जो पटरी होती है ना वो बिल्कुल पैरेलल होती है, समानांतर। अगर आप उनके बीच में खड़े होकर देखेंगे ना तो ट्रेन की पटरी जा रही है, तो कहीं बहुत दूर आपको ऐसा लगेगा जैसे वो ट्रेन की पटरी मिल रही हो। हालांकि ट्रेन की पटरी कभी मिलती नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आगे पहुंच जाओगे तो आपको मिलती हुई नहीं दिखेंगी। तो ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती है, वो मिलती नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दूर वो मिल रही हो, ऐसा केवल लगता है। तो पैरेलल जो रे होती हैं या पैरेलल जो लाइन होती हैं या जो पैरेलल पटरी है ट्रेन की, ये कभी मिलती नहीं है, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दूर जाके मिल रही हो। उस बहुत दूर को बेटा हम कह देते हैं इन्फिनिटी, अनंत। तो अगर आपसे कोई कह दे कि प्लेन मिरर जो है ये प्रकाशीय किरणों को कहां पर इकट्ठा करता है,
तो आप कहेंगे प्लेन मिरर प्रकाशीय किरणों को फोकस करता है इन्फिनिटी पर। और बेटा इन्फिनिटी पर, अनंत पे फोकस करने का मतलब ही यह है कि कभी फोकस करेगा ही नहीं। भाई इन्फिनिटी, अनंत तो कभी आएगा ही नहीं। भाई आप चल रहे हैं, आप 2 लाख किलोमीटर दूर चले गए, आपने कहा सर एक किरणें तो अभी भी नहीं मिली, मैं कहूंगा और आगे जाओ, अभी अनंत नहीं आया। आप चले गए 500 करोड़ किलोमीटर दूर, अभी भी नहीं मिली, मैंने कहा और आगे जाओ, तो इन्फिनिटी कभी आएगा ही नहीं, यानी किरणें कभी मिलेंगी नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेन मिरर प्रकाशीय किरणों को कहां पर फोकस करता है, तो हम बोलेंगे प्लेन मिरर प्रकाशीय किरणों को फोकस करता है इन्फिनिटी पर, अनंत पर। इन्फिनिटी पर फोकस करने का मतलब ये है कि कभी फोकस कर ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज, ये बेटा फोकस तक की जो दूरी होती है ना, इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। अगर फोकस ही अनंत पे है तो फोकस तक की दूरी भी अनंत होगी। तो प्लेन मिरर का फोकस कहां होता है? अनंत पे, और इसकी फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस भी कितनी होती है? अनंत। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर is at infinity, focus of plane mirror is at infinity, therefore its focus distance is also infinite। हिंदी में लिखेंगे, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। बेटा समतल दर्पण का फोकस कहां होता है? अनंत पर, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? अनंत। आप इसे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं कि फोकस कहां पर है इसका? इन्फिनिटी पर, तो फोकस तक की दूरी भी कितनी होगी? इनफाइनाइट, अनंत होगी। यानी कि मामला चल रहा है अनंत अनंत, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जो हमारे घर में दीवार पर चिपका हुआ है, कि इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जो प्लेन मिरर है, आप इसकी रेडियस की बात कर रहे हो, हमने तो बचपन से जो रेडियस पढ़ी है वो तो हमने पढ़ी है किसी सर्कल की, किसी गोले की। तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके ये जो परिधि है यहां तक की जो दूरी है, इसे हम कहते हैं रेडियस। तो हम रेडियस बचपन से पढ़ रहे हैं किसी कर्व चीज की, जो गोलाकार हो, जो घुमावदार हो। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 2 सर्कल हैं, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, इन दोनों सर्कल में किसकी रेडियस, किसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो आप देखते ही क्या देंगे कि सर पहले और दूसरे सर्कल में जो दूसरे वाला सर्कल है इसकी रेडियस ज्यादा है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है। भाई त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी है, तो दूसरे वाले की रेडियस है ज्यादा। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस सर्कल पे आपको यहां से लेकर यहां तक चलना, इतना दूर बाइक चलानी है इस सर्कल पे, और इतनी दूरी, जितना दूर मैंने यहां पे बनाया उतनी दूरी आपको बाइक चलानी है इस वाले सर्कल पे, तो आपके लिए बाइक चलाना कहां पे आसान होगा? आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ही शार्प कर्व है, इसमें तो बहुत ही तीव्र मोड़ है, इसमें बाइक गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी, इसमें तो मैं इजीली बाइक को चला दूंगा। यानी जैसे मैंने क्या देखा कि जैसे यहां पे बहुत ही ज्यादा कर्वेचर है, जैसे मैंने कर्वेचर को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि मेरा जो सर्कल है ज्यादा कर्व की अपेक्षा अभी हल्का सा यहां पे फ्लैट दिख रहा है, यानी जैसे आपने कर्वेचर को कम किया तो वैसे ही रेडियस बढ़ गई। अब यहां पे एक चीज देखना, ये मेरे पास में एक सर्कल, मान लो यहां से कंप्लीट सर्कल है ये, तो बेटा अगर सर्कल जो है बहुत ही कर्व शेप में है, बहुत ही कर्व है, तो रेडियस कम होगी। और मैं हल्का सा कर्वेचर कम कर दूं तो रेडियस बढ़ जाएगी, और कर्वेचर कम कर दूं रेडियस और बढ़ जाएगी। अगर मैं कर्वेचर कम करते करते बिल्कुल खत्म करके फ्लैट ही कर दूं तो रेडियस बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई कहे कि प्लेन मिरर की रेडियस क्या होती है, आप कहेंगे हर एक वो चीज जो बिल्कुल फ्लैट है, जिसके अंदर कोई कर्व नहीं है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल ऐसे, उसकी त्रिज्या होती है अनंत। तो अगर मैं आपसे कहूं इस बोर्ड की रेडियस कितनी है, आप अनंत बताएंगे। आपके घर की दीवार जो है बिल्कुल फ्लैट है, रेडियस कितनी बताएंगे? अनंत बताएंगे। घर का आपके फर्श है, रेडियस कितनी बताएंगे? अनंत बताएंगे। और प्लेन मिरर भी बिल्कुल फ्लैट होता है जो दीवार पर चिपका हुआ है, तो इसकी रेडियस भी क्या लिखेंगे? अनंत। तो प्लेन मिरर के बारे में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। हिंदी में लिखेंगे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यानी बेटा इसकी जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, आप कहेंगे सर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, इनफाइनाइट, अनंत। देख रहे हो कितना बेहतरीन मिरर है प्लेन मिरर। कोई आपसे कहे प्लेन मिरर का फोकस कहां पर होता है, अनंत पे। प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी है, फोकस डिस्टेंस कितनी है, अनंत। इसकी वक्रता त्रिज्या भी है कितनी, अनंत। तो बढ़िया मिरर है। तो कि मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्लेन मिरर है, जो समतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरणें ना तो इकट्ठी करता है। मैंने देखो आज की क्लास कहां से स्टार्ट की, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में एक प्लेन मिरर समतल दर्पण है। अगर आप इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रेस समानांतर किरणें डालेंगे तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल ही रहेंगी। यानी किरणें आई थी पैरेलल, टकराने के बाद भी पैरेलल ही बनी हुई हैं। यानी ये प्रकाशीय किरणों को ना कन्वर्ज कर रहा है, एक ही जगह मिला रहा है, ना प्रकाशीय किरणों को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि समतल दर्पण ना अभिसारी है, ना ही अपसारी, ना किरणों को इकट्ठा करेगा, ना ही किरणों को फैलाएगा। ना ये कन्वर्जिंग है, किरणों को इकट्ठा करने वाला, ना ही डाइवर्जिंग है, फैलाने वाला। फिर मैंने क्या बोला आपसे कि इसमें किरणें आई पैरेलल, टकराने के बाद भी पैरेलल ही हैं। तो पैरेलल किरणें तो कभी मिलती नहीं है। तो और कोई आपसे कहे कि प्लेन मिरर का फोकस कहां पर होता है, यानी किरणों को कहां पर फोकस करता है, तो आप ये कहेंगे प्लेन मिरर का फोकस होता है अनंत पे। यानी किरणों को अनंत पे फोकस करता है। और अनंत पे फोकस करने का मतलब है कि कभी फोकस करेगा ही नहीं, क्योंकि अनंत कभी आएगा ही नहीं। तो हमने ये लिखा कि पहला पॉइंट कि प्लेन मिरर जो है इसका फोकस अनंत पे होता है। अगर ये किरणों को अनंत पे फोकस कर रहा है तो फोकस तक की दूरी भी कितनी बनेगी, अनंत बनेगी। तो समतल दर्पण का फोकस होता है अनंत पे, फोकस दूरी भी कितनी होती है, अनंत। और इसकी रेडियस कितनी होती है, प्लेन मिरर तो बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, और जो फ्लैट चीजें होती हैं उनकी त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। तो आई होप के तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे कि प्लेन मिरर का फोकस कहां पर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, और इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट ये मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें। ये डायग्राम देख के बताओ मुझे कि जो प्लेन मिरर है समतल दर्पण, इसकी पावर, इसकी शक्ति कितनी होती है। कोई बच्चा बता सकता है कि प्लेन मिरर की पावर, शक्ति कितनी है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर साउंड लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, एम्पलीट्यूड इज ए ट्रांसवर्स मैकेनिकल। अरे भाई, कोई भी वेव हो, हर एक वेव की वेव फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। एक बच्चा वेव चैप्टर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसे बता देता हूं। कोई भी वेव हो, ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्घ्य, इनकी वेवलेंथ भी होती है, दोनों ही वेव की, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी होती है, दोनों के एम्पलीट्यूड होते हैं। एम्पलीट्यूड खाली ट्रांसवर्स वेव का थोड़ी ना होता है। वो तो भाई, अगर आप ट्रांसवर्स वेव लो, अनुप्रस्थ तरंग लो, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा। लॉन्गिट्यूडनल का भी सब कुछ अपना होता है। ठीक है। जो साइंस स्पेशल बेस से पढ़ता है बेटा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। साइंस स्पेशल में आप ऑलरेडी ज्यादा पढ़ रहे हो, तो बार बार अपना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जितने बच्चे कह रहे हैं कि प्लेन मिरर की पावर 0 है, शून्य, उन सबका ठीक है। जो बच्चा एक डायोप्टर लिख रहा है, अनंत लिख रहा है, उन सबका गलत है। यहां पे एक चीज देखना बेटा, एक बात समझो, मैंने क्या बोला आपसे, ये प्रकाश की किरणें आई पैरेलल, और टकराने के बाद भी पैरेलल ही हैं। प्लेन मिरर में तो कोई पावर, कोई दम है ही नहीं, सकती कहां है इसके अंदर। भाई पावर क्या होती है, किसी मिरर के ऊपर किरणें टकराएं, टकराते किरणों को फैला दे, बहुत ही पावरफुल है। टकराते किरणों को एक ही जगह इकट्ठा कर दे, बहुत ही पावर है। किरणें जैसी आई, इस पर टकराने के बाद भी बिल्कुल वैसी हैं, यानी इस पर टकराने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन पे आते समय भी समानांतर थी, जाते समय भी समानांतर है। प्लेन मिरर के अंदर कोई दम नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। किरणें उसके ऊपर टकराने के बाद भी वैसी निकल गई जैसी आई थी। इसमें अगर कुछ दम होता तो उनका कुछ बिगाड़ता, या तो उन्हें दूर कर देता, या उन्हें नजदीक कर देता। तो अगर ये ना कन्वर्जिंग है, ना डाइवर्जिंग है, ना किरणें इकट्ठी करता, ना फैलाता है, यानी इसकी पावर कितनी है, 0। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। तो जिन्होंने 0 लिखा था, हालांकि मैं देख रहा हूं 98% बच्चों का आंसर 0 ही था, इन सबका सही है। समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है, समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है।
भाई अब देखना क्लास स्टार्ट हुई क्या? हेलो 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 1 2 3 हेलो। क्लास स्टार्ट होगी भाई आप सभी की, क्या बताना मुझे एक बार। हम्म। तो एक बार मैं आपको पहले मैं बताओ क्लास लाइव है कि नहीं है। पता नहीं क्या इशू आ गया था, लाइव और नोट। क्या हम लाइव हैं? अच्छा हो गई चलो ठीक है। अब टाइम खराब नहीं करेंगे, कमेंट मत करना। अब यहाँ आ जाओ। देखो जब बीच में एक वीडियो चली गई थी, मैंने केवल क्या बताया था मैं यहाँ पे बता देता हूं। जब वीडियो चली गई थी मैंने आपसे कहा था कि भाई हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं कि प्लेन मिरर का फोकस कहां पर होता है, अनंत पर। इसकी फोकस तक की दूरी भी होती है अनंत, इसकी त्रिज्या होती है अनंत, इसकी पावर शक्ति होती है 0। और मैंने कहा था कि एक पॉइंट रट लो कि इसकी आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन होती है +1। ये भी थोड़ी देर में मैं डिटेल में से समझाऊंगा, तो ये वाला भी फिलहाल के लिए याद कर लेना। अब लेकिन दिक्कत क्या है पेपर में, इन 5 पॉइंट से कुछ भी पूछे ऑप्शन में 0, इनफाइनाइट, +1, -1 ही ऑप्शन होंगे। अब आपको बताना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ठीक है, इसमें लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। अब देख रहे हो जब उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, ठीक है, जो उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है तो उसने सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनंत। तो किस पर टिक लगाएंगे? बी ऑप्शन पे। ठीक है, ऐसे अगर ये आ जाए कि पावर ऑफ ए प्लेन मिरर, देख रहे हो जब पावर पूछ रहा है 0 भी ऑप्शन में है, इनफाइनाइट भी है, +1 भी है, -1 भी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पावर होती है 0। तो किस पर टिक लगाएंगे? 0 पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया ये कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, तो मैग्निफिकेशन कितनी बताई थी मैंने आपको इसकी? +1। तो आंसर किस पे होगा? इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब क्या भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने एक बार जब वीडियो रुकी थी उसके बाद का मैंने कहा कि मैंने आपको कुछ खास नहीं बताया, जो पॉइंट बताए थे बस इनको मैंने इकट्ठा एक साथ बॉक्स के अंदर लिख दिया कि प्लेन मिरर के बारे में 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इसका फोकस कहां होता है, फोकस दूरी कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, पावर कितनी होती है और मैग्निफिकेशन कितनी होती है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए थे। ये 5वां पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन क्षमता, फिलहाल के लिए +1 याद कर लो। इस अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब है क्या। फिर मैंने आपसे कहा कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो सारे ऑप्शन रखेगा। तो पावर कितनी है, तो 0 भी ऑप्शन में, इनफाइनाइट भी है, +1 भी है, -1 भी। तो आपको पता होना चाहिए कि +1 मैग्निफिकेशन के लिए होता है, इनफाइनाइट होता है फोकस कहां पे है, फोकस दूरी कहां है, रेडियस के लिए, और पावर होती है 0। तो रेडियस के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट, और मैग्निफिकेशन के लिए होता है इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज, अब यहां पे वापस आते हैं। अब बेटा जो बच्चे लेट भी आए ना, वो कोशिश करना यहां से समझने की। यहां बिल्कुल मैं पीछे कुछ खास यूज नहीं करूंगा, तो यहां पे ध्यान से समझेंगे। एक तो भाई 4-5 मिनट हमारे खराब हो गए बीच में ना, पूरा ना रिदम खराब हो जाता है ऐसे। अब टेक्निकल चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। देखो ये बेटा एक प्लेन मिरर है। मान लो कि इस प्लेन मिरर के सामने जाके मैं खड़ा हो गया, ये मैं हूं, और ऐसा केवल मानना है कि गुरुजी हैं ये। कभी तुम सोचो गुरुजी सच में ऐसे हैं। ये मैं हूं प्लेन मिरर के सामने। तो बेटा मान लो कि मैं इस प्लेन मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हूं। ठीक, तो प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है बेटा? प्लेन मिरर की खास बात यह है कि आप इसके जितना आगे खड़े होंगे ना, तो प्लेन मिरर क्या करेगा, आपकी जो इमेज बनाएगा ठीक उतना ही पीछे बनाएगा। तो अगर आप प्लेन मिरर से 60 सेंटीमीटर आगे हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी ना, जितना आप मिरर के आगे हैं आपकी इमेज मिरर में उतना ही पीछे बनेगी। आपने अपने घर में ट्राई किया होगा कि जैसे हमारे घर में प्लेन मिरर समतल दर्पण है, मैं उसके सामने खड़ा होकर ब्रश कर रहा हूं सुबह सुबह, तो मेरी जो इमेज दिखती है मिरर में, तो जितना मैं आगे खड़ा होकर ब्रश करूंगा ना, मेरी इमेज भी ठीक मुझे उतना ही पीछे महसूस होगी। कभी आप घर में ट्राई करना, प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर ब्रश करना और थोड़ा दूर चले जाना। जैसे आप दूर जाओगे ना, आपकी इमेज भी उतना ही पीछे की तरफ चली जाएगी। तो प्लेन मिरर की खास बात क्या है कि आप प्लेन मिरर के जितना आगे खड़े होते हैं, आपको अपनी इमेज, अपना प्रतिबिंब ठीक उतना ही पीछे दिखाई देगा। अब ये जो बहुत ही छोटी सी बात है कि हम मिरर के जितना आगे खड़े हैं, इमेज उतना ही पीछे दिखेगी। इससे बेटा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उससे भी मैं आपसे पूछूंगा और आपको खुद का दिमाग लगा के उसका आंसर देना है। अभी देखो, अगर मैं मिरर से 60 सेंटीमीटर आगे खड़ा हूं, इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पीछे, तो हम दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? मेरी
और मेरे प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर। यानी आप इसे कह सकते हैं 1.2 मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर के बराबर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट भी है कि आपका मैथ कितना बढ़िया है, जोड़ना घटाना कितना बढ़िया आपको आता है। बेटा क्वेश्चन मेरा ये है, एक वस्तु प्लेन मिरर के सामने 6 मीटर की दूरी पर रखी है। अगर ये वस्तु इस प्लेन मिरर की तरफ चलना शुरू करे और 60 सेंटीमीटर चल के रुक जाए, वस्तु 6 मीटर दूर थी, अगर ये वस्तु प्लेन मिरर की तरफ 60 सेंटीमीटर चल के रुक जाए, तो अब इस वस्तु और इसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। परवेज शमसी सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा कवर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि एक प्लेन मिरर के सामने एक वस्तु 6 मीटर दूर रखी है। अगर आप इस वस्तु की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गए, तो अब आप और आपकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। केवल जोड़ने घटाने का क्वेश्चन है। मोनू का हो गया गलत, अंकित साहू का ठीक आंसर है, एक शिव प्रताप का बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, करो ये। देखो जितने बच्चों का आंसर जो है 10.8 मीटर आया उन सबका सही है, बाकी पूरी क्लास का गलत है। अगर इसके अलावा कुछ और आंसर दिया, आप लोग बेटा जोड़ने घटाने में कैसे गलती कर सकते हो, यहां देखना। यह व्यक्ति 6 मीटर दूर था, अब इसने मिरर की तरफ चला, 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गया। देखिए बताओ 6 मीटर था, अगर ये 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गया तो मिरर से कितना बचा। आप कहेंगे सर 6 मीटर का मतलब होता है 600 सेंटीमीटर, 6 मीटर होता है 600 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर ये व्यक्ति 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गया, यानी मिरर से कितना बचा 540 सेंटीमीटर बचा, 540। तो अगर ये 60 सेंटीमीटर चलकर रुका तो मिरर से बचा 540 सेंटीमीटर, तो जितना आगे मिरर से है ये इमेज उतना ही पीछे बनेगी, 540 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान सुनना। मैंने कहा था कि एक वस्तु 6 मीटर है, अगर ये वस्तु 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, तो अब इस वस्तु और इसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। तो 540 और 540 कितना हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10.8 मीटर। तो जिन बच्चों ने 10.8 मीटर या 1080 सेंटीमीटर बताया उन सबका सही है, बाकी का गलत है। भाई आप एक बात समझो, हमने करा क्या है, मैंने कहा कि भाई 6 मीटर दूर थे, 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गए, तो अब इस वस्तु और इसकी इमेज के बीच की दूरी बतानी है कितनी है। तो 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गए, तो 600 में से 60 गया, यानी आप मिरर से बचे 540 सेंटीमीटर। तो इमेज कितना पीछे बनेगी, आप कहेंगे सर 540 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 1080 सेंटीमीटर, या आप ये कह सकते हैं कि 10.8 मीटर। तो चाहे ये बताया हो चाहे ये बताओ, वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन किस में दे रखे हैं। इनका ठीक है, बाकी गलत है। चलो एक मौका मैं आपको और दे रहा हूं सही करने का, इस बार गलत मत करना, पूरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। फिर से मैथमेटिक्स का यूज है। एक वस्तु बेटा 7.5 मीटर दूर है मिरर से, 7.5 मीटर दूर। अगर ये वस्तु मिरर से 3.5 मीटर और दूर चली जाए, 3.5 मीटर और दूर चली जाए, अब इस वस्तु और इसके इमेज के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। 7.5 मीटर दूर थी, 3.5 मीटर और दूर चली गई, ठीक है। अरे बेटा वही वस्तु है, कह रहा दोनों साथ में, दो तो हमने लिए ही नहीं, यहां पे एक ही तो वस्तु है। एक वस्तु 7.5 मीटर दूर है, वो 3.5 मीटर और दूर चली गई। अब इस वस्तु और इसकी इमेज के बीच की दूरी बताओ। हाँ इस बार सही आंसर आ रहा आपका। जो बच्चे 22 मीटर लिख रहे हैं उन सबका सही है, बाकी ये गलत है। देखो ये 7.5 मीटर दूर वस्तु है, 3.5 मीटर और दूर चली गई, तो 7 और 3 10 कितना हो गया, कितना दूर हो गई 11 मीटर दूर हो गई। अब मैंने क्या पूछा कि 7.5 मीटर दूर थी, अगर ये 3.5 मीटर और दूर चली जाए, तो अब इस वस्तु
और इसकी इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बेटा अगर ये 11 मीटर आगे है, इमेज बनेगी 11 मीटर पीछे ही, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी बनेगी 22 मीटर। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर दे रहे हैं, वो केवल इतना कर रहे हैं कि 7.5 मीटर दूर है, 3.5 मीटर और दूर वस्तु गई तो टोटल हो गई 11 मीटर, वो 11 पे टिक लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो सुनो, कि 7.5 मीटर दूर है, 3.5 मीटर और दूर गए, अब वस्तु और उसकी जो इमेज होगी उनके बीच की दूरी बतानी है। तो आप ये 22 मीटर नहीं निकाल पा रहे हैं आप यहाँ पे, तो जिनका आंसर 22 मीटर है उनका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चा कह रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में 10.8 कैसे आ गया। भाई ये कितने शर्मनाक बात है कि हमें इतना गणित भी नहीं आ रहा है। भाई आप 6 मीटर दूर हैं, 6 मीटर का मतलब है 600 सेंटीमीटर। अगर आप मिरर की तरफ 60 सेंटीमीटर चल के रुक गए तो मिरर से कितना बचे, 600 में से 60 सेंटीमीटर तो आप इधर को चले गए, तो मिरर से बचे आप 540 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज भी मिरर में कितना पीछे बनेगी 540 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 540 और 540 हो गई 1080 सेंटीमीटर। तो 1080 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा 10.8 मीटर के बराबर होगा। भाई आपको इतना नहीं पता कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आप 10.8 मीटर में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10.8 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, एक पॉइंट से गया 10, तो 1080 सेंटीमीटर ही होगा ये। आप मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदल पा रहे बाबू, निहायत ही अफसोसजनक बात है ये। चलो अगले पे आते हैं। अब मैं केवल ऐसे ही बोलूंगा, आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर देना है। मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मेरे शब्दों पे टिके रहना है, उन्हें ध्यान से सुनना है और आंसर देना है। क्वेश्चन है मेरा, एक व्यक्ति मिरर से 8 मीटर दूर है, 8 मीटर दूर, अगर वो मिरर से 40 सेंटीमीटर और दूर चला जाए तो मिरर से उसकी दूरी क्या होगी। मधु बघेल, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि AWTPO के लिए बेटा साइंस स्पेशल बैच ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर आपने बैच ले लिया तो इससे भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। देखो एक चीज बताओ, ये 8 मीटर दूर था, ये 40 सेंटीमीटर और दूर चला गया, तो मिरर से कितना बचा, मिरर से कितना हो गया, 8 मीटर दूर था, 40 सेंटीमीटर और दूर चला गया, यानी कि 8.4 मीटर हो गया। तो मैंने इस बार केवल यही पूछा कि मिरर से कितना दूर हो जाएगा, तो 8.4 बताना है। मैंने इस बार ये नहीं पूछा था कि 8 मीटर दूर है, 40 सेंटीमीटर और दूर गया, तो इस वस्तु और इमेज के बीच की दूरी नहीं पूछी, बस ये पूछा कि 8 मीटर दूर था मिरर से, 40 सेंटीमीटर और दूर गया, तो मिरर से कितना टोटल दूर हो गया, 8.4 मीटर दूर हो गया, ठीक है। यानी हर बार ये नहीं कि आप बिल्कुल जो रट लो कि भाई सर बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। आठ पॉइंट चार वालों का ठीक है। देखो इस बार बच्चों ने फिर पता क्या सोचा कि सर ने क्वेश्चन ये पूछा होगा कि भाई 8 मीटर दूर था, 40 सेंटीमीटर और दूर चला गया, तो इस वस्तु और इमेज के बीच की दूरी मैंने ऐसा पूछा ही नहीं है। आप बाद में वीडियो सुनना, मैंने बोला था कि व्यक्ति 8 मीटर दूर है, 40 सेंटीमीटर और दूर चला गया, तो मिरर से कितना दूर हो गया, तो आपको बोलना था 8.4 मीटर। तो दिमाग थोड़ा सा खुला रखना है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब वापस आ जाओ यहां पे। एक बेटा जो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, एक बेसिक सी बात क्या पता चली, हम इसे जितना आगे खड़े होंगे इमेज उतना ही पीछे बनेगी। हम इसके नजदीक जाएंगे तो अगर मान लो कि 60 सेंटीमीटर दूर हूं, अगर मैं 10 सेंटीमीटर इधर को चला गया तो मिरर से बचा 50 सेंटीमीटर, तो इमेज भी 50 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। दूसरी इस प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, अगर आपकी हाइट h है तो जो आपकी इमेज बनेगी उसकी हाइट भी h होगी। प्लेन मिरर सेम हाइट की इमेज बनाता है। भैया आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर आप 6 फीट के हैं तो प्लेन मिरर में 6 फीट के दिखेंगे, अगर आप 5.5 फीट के हैं तो 5.5 के ही दिखेंगे। तो प्लेन मिरर सेम हाइट की इमेज बनाता है, ठीक है। तो इन प्लेन मिरर समतल दर्पण में, इन प्लेन मिरर समतल दर्पण में बेटा प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वस्तु की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होती हैं। एच आई क्या है,
हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई, और एच ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ये दोनों कैसी होती हैं, बराबर। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई कहे एक व्यक्ति 5 फीट का है, प्लेन मिरर के सामने खड़ा होगा, तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी, 5 फीट की। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, जिसे मैंने कहा था कि आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना। देखो, अब बेटा हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या वो समझेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता। कोई भी दर्पण हो उसकी आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन से बेटा लिखते हैं एम से। इससे पहले मैं आपको हल्का सा इधर बता रहा हूं, फिर फॉर्मूले से बताऊंगा। यहां देखना, यहां पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं, रफ कार्य। देखो, इसे आपको लिखना नहीं है। यहां देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं मार्केट से एक मिरर खरीद के लेके आया, ठीक है, मार्केट से मैंने एक मिरर खरीदा, और उसकी मैग्निफिकेशन, उसकी आवर्धन क्षमता मान लो कि 3 है। कोई मिरर है, ऐसे ही मैं कोई मार्केट से मिरर लेके आया, प्लेन नहीं है वो, समतल नहीं है, ऐसे कोई मिरर लेके आया। अगर मैं कह रहा हूं कि उसकी मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर किसी मिरर की मैग्निफिकेशन 3 है, तो यानी कि वो आपकी हाइट 3 गुना साइज की दिखाएगा। यानी इस क्लास में जो बच्चा 6 फीट का होगा, इस मिरर के अंदर वो अपने आप को 18 फीट का देखेगा। जो बच्चा 5 फीट का होगा, उसकी हाइट 15 फीट की दिखाई देगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मिरर ऐसा है, उसकी मैग्निफिकेशन 5 है, यानी कि वो आपको 5 गुना साइज की इमेज बनाएगा। 5 फीट वाला 25 फीट का दिखेगा। अगर कोई मिरर की मैग्निफिकेशन हाफ है, यानी वो आपकी हाइट आधी कर देगा। 6 फीट वाले को 3 फीट का, 5 वाले को 2.5 का ही कर देगा। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता आपको ये बताती है कोई मिरर कितनी गुना बड़ी इमेज बनाएगा। मैग्निफिकेशन 4 तो 4 गुना बड़ी इमेज, मैग्निफिकेशन 3 तो 3 गुना बड़ी इमेज, मैग्निफिकेशन 2.5 तो 2.5 गुना बड़ी इमेज। अब बेटा जो मैंने आपको लिखवाया था कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन होती है 1, एक का मतलब ये है कि प्लेन मिरर आपकी 1 गुना बड़ी इमेज बनाएगा। 1 गुना बड़ी इमेज का मतलब है सेम साइज की, 6 फीट वाला 6 फीट का, 5 फीट वाला 5 फीट का। तो प्लेन मिरर हाइट बनाता है, इमेज बनाता है सेम हाइट की, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन 1 लिखवाई मैंने। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला भी है, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है, ये फॉर्मूला पेपर में आता है बहुत। तो मैग्निफिकेशन होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब आप खुद सोचो, मैंने अभी आपको बताया आज की क्लास में कि अगर हम एक समतल दर्पण की बात करें फॉर ए प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई तो बराबर होती है। अगर ये 5 फीट है तो ये भी 5 ही फीट होगी, दोनों कट जाएंगे, तो इसकी मैग्निफिकेशन किस लिए आ रही है, इसलिए 1 आ रही है। यानी अगर मैग्निफिकेशन 1 है किसी मिरर की, तो वो आपको ये बता रहा है कि इमेज बनेगी सेम साइज की। तो सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज इमेज। तो समझ में आया कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन +1 क्यों है। प्लस का मतलब भी बताऊंगा, अभी समझो कि 1 क्या है। तो प्लेन मिरर की समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 का मतलब यह है कि इमेज एक सेम साइज की बनाएगा। वस्तु 5 फीट की, इमेज भी 5 फीट की, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी। अच्छा, अगर ये मिरर ऐसा होता, वस्तु 5 फीट की और इमेज बनाता 10 फीट की, तो 5 दूनी 10, तो मैग्निफिकेशन 2 आती। तो मैग्निफिकेशन 2 कब आती है, जब इमेज 2 गुने साइज की बने। मैग्निफिकेशन 4 कब आती है, जब इमेज 4 गुना साइज की बने। मैग्निफिकेशन 1 कब आती है, जब इमेज सेम साइज की बने। तो प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है। दूसरा, अब बेटा कई बार हम क्या करते हैं कि जब मैग्निफिकेशन होती है ना, या तो उसके साथ में प्लस का निशान लगाते हैं, माइनस का। अब ये पॉजिटिव निशान कब लगाते हैं और नेगेटिव कब लगाते हैं। अगर जो इमेज बनी अगर वो सीधी हो, सीधा प्रतिबिंब बने, तो मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं प्लस। अगर इमेज बने उल्टी, तो मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं नेगेटिव। अब आप खुद देखो, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता हो तो सीधी बनाता है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, तो इमेज बन रही है सीधी, इसलिए मैंने इसकी मैग्निफिकेशन 1 लिखी। दूसरी चीज,
कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन प्लस है यानी इमेज बनाएगा सीधी, एक है यानी इमेज बनाएगा सेम साइज की। दूसरा एक काम और करना, अगर कभी आप ये लिखो कि इमेज सीधी है तो एक शब्द अपने आप से और लिख देना कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा होता है वर्चुअल आभासी। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो एक शब्द आपको और आगे दिखेगा कि आभासी भी होगा। इसका मतलब क्या भी लिखेंगे, अगर इमेज उल्टी है तो उल्टी इमेज हमेशा होती है रियल वास्तविक। याद रखना, कभी भी आप ऐसा ऑप्शन अगर आपको मिल जाए ना कि इमेज सीधी और वास्तविक है, ऑप्शन 100% गलत है। इमेज उल्टी और आभासी है, ऑप्शन गलत है। वही ऑप्शन सही होगा जहां पे सीधे के साथ में आभासी लिखा होगा और उल्टे के साथ में वास्तविक। अगर सीधा है तो आगे वर्चुअल ही होना चाहिए, उल्टा है तो आगे वास्तविक ही होना चाहिए। अगर ये क्रॉस में लिखा है ना ये और या ये, तो ऑप्शन गलत है वो। अच्छा दूसरी चीज, अब आप कहेंगे सर इमेज सीधी बन रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे घर में जो प्लेन मिरर है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, इमेज बना रहा है सीधी। लेकिन वो जो सीधी इमेज है ये आभासी का मतलब क्या है? देखो इसे समझना ध्यान से। ये मेरे घर का प्लेन मिरर है, अगर मैं इसके सामने, यहां ध्यान समझना, एक बच्चा कह रहा है कि मार्केट में +2 मैग्निफिकेशन का प्लेन मिरर मिल सकता है कि नहीं? प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन एक ही होती है, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन एक ही होगी, +2 नहीं होगी। अगर आपको मैग्निफिकेशन +2 चाहिए तो किस मिरर से मिलेगी? जब मैं अवतल, उत्तल, कनकेव, कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा किसकी +2 हो सकती है या किसकी -2 हो सकती है, वो आगे पढ़ेंगे। प्लेन है तो +1 ही होगी। अच्छा दूसरी चीज यहां पे देखना, ये मेरे घर का प्लेन मिरर है। अगर मैं यहां पे मिरर, मेरा एक भाई लेके खड़ा हो गया, मेरा छोटा भाई यहां से मिरर लेके खड़ा हो गया, अगर मैं इस मिरर के सामने 5 मीटर आगे खड़ा हूं तो मुझे अपनी इमेज इस मिरर में 5 मीटर अंदर को ही महसूस होगी। अब एक चीज खुद सोचो आप, ये प्लेन मिरर है, अगर मैं इसके आगे 5 मीटर आगे खड़ा हो गया, अगर ठीक इसके पीछे 5 मीटर पीछे में एक पर्दा, एक स्क्रीन लगा दूं तो क्या उस स्क्रीन पे मेरी इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? भाई प्लेन मिरर तो घरों में दीवार पे ही चिपके होते हैं। आप मिरर के जितने आगे खड़े होते हैं आपको अपनी इमेज उतना ही अंदर को केवल महसूस होती है। प्लेन मिरर में ठीक उतना ही पीछे आप इमेज पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो जिस इमेज को केवल आप आभास कर सको, केवल इमेज को महसूस कर सको मिरर के अंदर, पर्दे पर ना उतार सको, वो होती है आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर इमेज सीधी तो बनाएगा पर वो इमेज आभासी होगी, उसे आप स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। जितना आगे मिरर के खड़े हैं उतना ही अंदर को केवल उसका आभास कर सकते हैं। भाई मिरर तो इतना ही मोटा होता है, इतना ही मोटा होता है, आप उसके आगे खड़े हैं 100 मीटर आगे, आपको मिरर के 100 मीटर अंदर कोई इमेज केवल महसूस होगी। 100 मीटर ठीक पीछे इमेज किसी पर्दे पर नहीं बना सकते आप। लेकिन जिस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पर उतार सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो है जिन्हें स्क्रीन पर भी उतारा जा सके, और आभासी वो है जिन्हें स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी मैग्निफिकेशन +1 है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन +1 का मतलब ये है कि इमेज बनाएगा सीधी, और सीधी इमेज कैसे होती है? आभासी। और 1 का मतलब है कि इमेज बनाएगा सेम साइज की। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है कि मैग्निफिकेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर ये दोनों बराबर हों, जैसे कि समतल दर्पण के केस में अगर ये बराबर हैं तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी। प्लस कब लगाएंगे? अगर इमेज सीधी बने, और माइनस कब लगाएंगे? अगर इमेज उल्टी बने। तो प्लेन मिरर तो हमेशा इमेज सीधी ही बनाता है, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगी, सेम साइज की ही बनाता है, इसलिए 1 ही होगी। इज इट क्लियर और नोट? प्लीज लेट मी नो। और कमेंट केवल वही करना जो शुरू से क्लास देख रहा है, जो चलती हुई क्लास में चला आया, वो बिल्कुल भी होशियार बनने की कोशिश ना करे, और ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए हमें क्लास में बच्चे। एक आध ऐसे होते हैं मतलब वो इतना भी बेसिक सा ध्यान नहीं लगाते कि क्लास कब से चल रही होगी, टीचर क्या क्या बता चुका होगा, चलती हुई क्लास में अचानक से आएंगे और उसके बाद मतलब उन्हें शर्म भी नहीं आती, कमेंट भी कर देते हैं समझ नहीं आया। उनके घर जाके पढ़ाएंगे अब टीचर, अलग से जाके क्लास लेंगे। भाई साहब आप बड़े बिजी होंगे, आप 7:45 पे क्लास में नहीं आ पाए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि आपको समय नहीं मिला और हमने क्लास स्टार्ट कर दी, तो चलो आपको अलग से बताया जाए ना? एक से एक मिलते हैं हर एक क्लास में। चलो अब दूसरी चीज यहां देखना, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। मैंने आज क्या बताया क्लास में
कि प्लेन मिरर के फोकस के बारे में कोई पूछेगा, कहां पे फोकस करता है किरणों को, अनंत पे। फोकस तक की दूरी होती है अनंत। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। इसके अंदर कोई पावर शक्ति दम है, नहीं, जीरो है। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, +1। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, एक चीज आपको ये बताई गई कि जितना आगे खड़े होंगे इमेज उतना ही पीछे बनेगी। दूसरा क्या बताया कि इमेज बनेगी सेम हाइट की। ठीक है, अच्छा अगले पे आते हैं। ये आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, खासतौर से जो एसएससी टाइप के ही केवल पेपर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, प्योर एसएससी की, उनके लिए महा इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहां ध्यान सुनना। एक बात और देखेंगे यहां पे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 6 फीट का हूं, हालांकि मेरी हाइट, एक बच्चा लिख रहा था अभी कि उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच है, मेरी हाइट भी एग्जैक्ट वैसे 6 फीट 2 इंच ही है। अब मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे घर में ना जो मिरर लगा हुआ है वो इतना सा लगा हुआ है। अब जब मैं उसके सामने ब्रश करता हूं ना, तो दिक्कत क्या आती है, मुझे उसके अंदर अपनी इतनी इमेज दिखती है जितनी आपको दिख रही होगी अभी, बस इतनी। मैंने कहा नहीं, हमारे घर में एक ऐसा मिरर भी होना चाहिए जो मेरे पैर के अंगूठे से लेके और मेरे सर तक मेरी पूरी की पूरी इमेज दिखा दे। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 6 फीट का हूं और अपनी पूरी की पूरी इमेज, पूरा पूरा प्रतिबिंब प्लेन मिरर में देखना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम कितनी लंबाई का मिरर लेकर आना चाहिए? 6 फीट के व्यक्ति को अगर अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, इन्वर्टेड रियल का एग्जांपल बेटा कनकेव कॉन्वेक्स मिरर में आएंगे, जितना पढ़ाया जाए उसे उतना समझ लो। अभी आगे आगे मत भागो, मैं सारी चीजें बता दूंगा अपने आप से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अगर 6 फीट का हूं और मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज अगर देखनी है, तो मुझे कम से कम कितनी लंबाई का मिरर लेकर आना चाहिए? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये ब्रजेश जी ने गलत कर दिया। जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं 6 फीट 2 इंच, सबका गलत है। जितने कह रहे हैं आपकी लंबाई का आधा, उन सबका बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा 5 फीट का है, वो अपनी पूरी की पूरी लंबाई प्लेन मिरर में देखना चाह रहा है, तो उसे 5 फीट लंबे मिरर की आवश्यकता नहीं है। 5 का आधा यानी कि 2.5 फीट के मिरर में भी पूरी इमेज देखी जा सकती है। 6 फीट के व्यक्ति को केवल 3 फीट का ही चाहिए, 6 फीट 2 इंच वाले को 3 फीट 1 इंच में ही काम चल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, आदमी है 6 फीट का, 3 फीट के मिरर में पूरी लंबाई कैसे एडजस्ट हो जाएगी? यहां समझना आप ध्यान से। देखो बेटा एक चीज देखना, एक ये व्यक्ति है, ये इसकी इमेज है, इसे अपनी पूरी की पूरी इमेज कब दिखेगी? अगर ये सर और ये पैर दोनों पॉइंट अगर एक साथ दिख जाए आपको, भाई आपकी जो इमेज बनी उसका सर और अगर ये पैर का अंगूठा एक साथ दिख जाए, तो बीच की चीज तो दिखेगी, तो आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज दिख जाएगी। अच्छा, कोई भी चीज हमें कब दिखती है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई चीज हमें तब दिखेगी अगर किसी चीज के ऊपर सूर्य का या बल्ब का प्रकाश टकरा के हमारी आंख तक पहुंच जाए। देखो ये मुझे बेटा, देखो यहां देखना, ये मुझे ट्यूब क्यों दिखाई दे रही है? इस ट्यूब के ऊपर जो लाइट टकरा रही है ना, वो लाइट मेरी आंख तक पहुंच रही है, इसलिए मुझे ट्यूब दिख रही है। लेकिन ये ट्यूब मुझे अब क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इसमें जो लाइट टकरा रही है मेरी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मेरे घर में इधर एक चेयर रखी है, वो चेयर मुझे तभी दिखेगी जब इस चेयर पर टकराने वाली लाइट मेरी आंख पे पहुंच जाए। अब ये चेयर क्यों नहीं दिख रही मुझे? चेयर पर टकराने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच नहीं रही है। तो अगर मुझे अपनी इमेज का ये बेटा ये अंगूठा कब दिखेगा? जब यहां से चलने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच जाए तो अंगूठा दिख जाएगा, सर से चलने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच जाए तो मुझे सर दिख जाएगा। यानी कि अगर मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है ना, तो मुझे केवल यहां से लेकर यहां तक के मिरर की आवश्यकता है। इतने बड़े मिरर में ही मेरा सर, आंख, गर्दन, पेट, घुटने, पंजा सब कुछ दिख जाएगा। यानी ये पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए केवल इतने बड़े मिरर की आवश्यकता है। जो मिरर ऊपर है एक्स्ट्रा है, छत दिखाएगा केवल हमें, ये नीचे वाला भी एक्स्ट्रा है, ये आसपास का फर्श दिखाएगा। तो अगर आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो जितनी आपकी लंबाई है उतने बड़े मिरर की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उससे आधी लंबाई का भी लेके आएंगे तो काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आपको पता कैसे चला कि अगर ये व्यक्ति 6 फीट का है तो मिरर इतना चाहिए, तो पर ये एग्जैक्ट आधा ही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का। देखो मैथ के टीचर आपको एक थ्योरम पढ़ाएंगे, बहुत फेमस थ्योरम है ये, इससे कम से कम 30 क्वेश्चन कराएंगे वो। तो आप एक बार इसे यहीं पे देख लो। एक आप मैथ में ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ेंगे। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी का ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है डी, ए सी का मध्य बिंदु है ई, तो ए डी ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है। बेटा इस डी और ई को मिला दो आप,
ये जो डी और ई होगा ना, ये मिड पॉइंट को जो आप मिलाएंगे, ये डी ई एक तो बीसी के समानांतर होगा पैरेलल, दूसरा डी ई जो होता है ना ये बीसी का होता है आधा। अगर ये 6 फीट है तो 3 होगा, ये 5 मीटर है तो 2.5 मीटर होगा, ये 4 मीटर है तो 2 मीटर होगा। अब यहां देखना, जितना आगे आप खड़े होते हैं मिरर से इमेज उतना ही पीछे बनती है, यानी कि मिड पॉइंट बन गए। मिड पॉइंट को मिला दो तो अगर ये h है तो ये लंबाई कितनी बनेगी, h/2। यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक व्यक्ति को अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, हम बोलेंगे लंबाई की आधी। तो जो बच्चा आधी पट्टी लगाएगा उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा मैं, टू सी फुल इमेज। इस लाइन को याद करके जाना आज, टू सी फुल इमेज, टू सी फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ। हिंदी में लिखेंगे, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये आपको लगेगा तो आसान, पर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे गलत। अभी आपका टेस्ट हो जाएगा कितने बच्चे थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 2, देखते कौन सही करेगा। एक बच्चा कह रहे सर लाइट ऑफ कर देते हैं कुछ नहीं दिखता, ये रीजन होता है। बिल्कुल सही। देखो, अगर आपके कमरे में प्रकाश नहीं है तो आपको कोई चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज देखने के लिए उस पर टकराने वाला प्रकाश आपकी आंख तक पहुंचना चाहिए। जब प्रकाश होगा ही नहीं तो कोई चीज आपको दिखेगी नहीं। बेटा लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो उससे तो खुद ही प्रकाश से निकल के आपकी आंख तक पहुंच रहा है, तो उसे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत थोड़ी ना है। जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं उन पर टकराने वाला प्रकाश आपकी आंख पे पहुंचना चाहिए। देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है मैं ए आंसर दे रहे हैं, उनका है गलत। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, घर वाले कहते हैं भाई इसने पढ़ाई बहुत की, मेहनत बहुत की, वो पूरा थ्योरी पढ़ के भी गए, सबको मैंने सेम बताया, लेकिन जो बच्चों ने ए पे टिक लगा दिया उनका हो गया गलत। अब देखो, जल्दीबाजी में एग्जाम के प्रेशर में होता क्या गलती है, बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा, यहाँ पे 1 मीटर जो है व्यक्ति की लंबाई है। बेटा व्यक्ति 1 मीटर लंबा नहीं है। उसने क्या कहा कि मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो बेटा 1 मीटर की तो आप दूरी पे खड़े हैं समतल दर्पण से, 1 मीटर आपकी लंबाई थोड़े ना है। इससे तो केवल आपको यह पता चल रहा है कि अगर आप 1 मीटर आगे खड़े हैं तो इमेज 1 मीटर पीछे बनेगी। अगर वो यहां पे लिख देता है कि आप 2 मीटर आगे खड़े हैं तो इमेज 2 मीटर पीछे बनती। अब उसने कहा कि न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए कि आप पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए, आपकी लंबाई जो भी हो, आपकी लंबाई तो दे नहीं रखी, आपकी जो भी लंबाई होगी उसी लंबाई की इमेज बनेगी, और वो पूरा देखने के लिए मिरर की लंबाई होनी चाहिए आपकी लंबाई की आधी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। समझ रहे हो कैसे पेपर में गलती करवाते हैं। टीचर को पता है कि बच्चे को ने रट्टा मार के आया, प्योर रट के आया वो, कि व्यक्ति 5 फीट का तो मिरर की लंबाई 2.5 होनी चाहिए, व्यक्ति 2 मीटर का तो 1 होना चाहिए। वो क्वेश्चन को पढ़ते ही उसे लगेगा कि अच्छा मिरर की लंबाई पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्टिकल साइज ऑफ मिरर सो दैट यू कैन सी फुल इमेज। फुल इमेज देखने के लिए मिरर की लंबाई कितनी, उसे लगेगा कि 1 मीटर है तो आधा मीटर पर टिके लगा दो। पर 1 मीटर व्यक्ति की लंबाई उसने दी नहीं है, उसने दिया क्या है
उसने कहा भाई कि 1 मीटर आप आगे खड़े हैं तो इमेज 1 मीटर पीछे बनेगी, बस इतना पता चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करना, ये गलत मत करना कोई भी। निखिल कह रहे हैं इस बार नहीं फंसे, सही है आंसर दिया है। एक कह रहा गलती से ये सेंड हो गया, बेटा गलती वलती कुछ नहीं होती, जो यहाँ पे हमारे सामने आ गया हम उसे ही सही मानेंगे। कह रहा है कि राम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो राम और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना। ठीक है, देखो ये बेटा एक मिरर है, ये मान लो कि राम है। ये कह रहा है कि राम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो बेटा दर्पण और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी है 4 मीटर की। यानी अगर मिरर और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर की, यानी कि राम भी 4 मीटर दूर ही खड़ा होगा। इसने कहा कि राम 1 मीटर चला मिरर की तरफ, अगर 1 मीटर चलेगा तो मिरर से कितना बचा 3 मीटर, इमेज भी कितना पीछे बनेगी 3 मीटर, तो राम और उसकी इमेज के बीच की दूरी अब कितनी रह गई 6 मीटर। ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे आपको, तो आप समझ गए कि इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं पढ़ा कितना भी लूं, एक आध धुरंधर अभी भी ऐसा है जो 3 मीटर पर ही टिक लगा रहा है। क्या करें भाई इन बच्चों का जो 3 मीटर पर टिक लगा रहे हैं, इनका क्या कम से कम 10 मिनट मुर्गा बनता है कि नहीं बनता है। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चल रहा हो क्या कह रहा है कि यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो राम और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो बेटा राम और उसकी जो इमेज है उसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो राम मिरर से 4 मीटर दूर है, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ चलेगा तो मिरर से 3 मीटर बचेगा, तो इमेज भी 3 मीटर पीछे बनेगी, तो इमेज और राम के बीच की दूरी पूछेगा तो 6 मीटर पर टिक लगाना है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे। आपकी क्लास में मामला थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि एक तो बच्चे जो है ना वो अभी लग रहा है उन्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा यूज टू होने के लिए, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए उन्हें, और थोड़ा लेवल बढ़ाने में भी। ये ऐसे थके हुए क्वेश्चनों में टाइम नहीं खराब करेंगे हम कि जो चीज टीचर ने 3 एग्जाम्पल पहले ही बता दिए उसमें भी 3 मीटर बता रहे हैं। बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र आप लगने चाहिए, टीचर को मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इनमें दम है, ये नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, मधु मैं इसका आंसर दे चुका हूं ऑलरेडी, बार बार एक ही बात मत पूछो मेरे से, है ना। चलो बाकी कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।